नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम हैं रोहतक के भारतीय जनता पार्टी के स्टेट ऑफिस में और मेरे साथ हैं बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रणबीर ढाका जी। ढाका साहब पार्टी संगठन से करीब एक दशक से जुड़े हुए हैं और अभी रोहतक में विधानसभा चुनाव जो आ रहा है उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रोहतक एक सेंटर ऐसा बना हुआ है जिस पर सबकी नज़रें हैं। तो ढाका साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ढाका साहब, अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ था, फिर विधानसभा एकदम से 100 दिन का पीरियड धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे। आप लोगों को जिम्मेदारी दे गई है कि अगले 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होनी चाहिए। तो इस चीज़ को कितना बड़ा चैलेंज देखते हो आप? नहीं, कोई भी चुनाव और ख़ासतौर से प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, काफ़ी चैलेंजिंग काम है, बहुत टफ जॉब है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, जो प्रदेश के नेता, उन सब की भी जिम्मेवारी बढ़ती है। और सब कार्यकर्ता एक मिशन के तौर पर, और डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुरुआत कर दी है और हमें जिम्मेदारी सौंप दी है और तब से हमने शुरुआत कर दी, आगे बढ़े जी। जो लोकसभा का परिणाम आया 5-5 आया और लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर 2019 की तरह सारे जीतेगी, लेकिन परिणाम तो लोगों के हाथ में होता है। और रोहतक लोकसभा से अगर खास करके बात करें तो मार्जिन इतना बड़ा है कि उसके पीछे एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है कि क्या भीतर घात हुआ, बहुत सारे आरोप भी लगे। उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, कोई भी चुनाव हो उसमें रिजल्ट तो उम्मीद होती है कि हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, और कांग्रेस को भी उम्मीद थी कि हम एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और हम 10 की 10 सीट जीतेंगे। तो सपना तो उनका भी पूरा नहीं हुआ, हमारा भी नहीं हुआ। जनता सुप्रीम है, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी में लगातार 10 साल सरकार थी, कोई ना कोई नाराज़गी हो सकती है, किसी का कारण था, तो लोगों ने कोई गैप रहा कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने में और समझने में जनता के उस बात को। और अब जब जनता की नाराज़गी का पता चला है तो सरकार उसको बहुत गहराई से ले रही है। और पिछले 2.5-3 महीने से जो गैप था, जो कोड ऑफ कंडक्ट के कारण काम नहीं हुए थे, उन कामों को पिछले 20-25 दिन में कवर भी किया है। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से सरकार काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई दिक्कत आएगी। और लोकसभा चुनाव में भी हम अच्छी सीटों पर, मतलब ये टोटल मिला के देखें तो कांग्रेस से हमने ज़्यादा विधानसभा सीटों पर जीत की है। अलायंस को टोटल देखें तो 1-2 सीट का ही फर्क है, तो ज़्यादा कोई गैप नहीं है। और हमारे वोट परसेंटेज में भी कमी नहीं आई है। डायरेक्ट चुनाव होने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्जिन रह गया, 2-4 सीट हमारी बढ़ भी सकती थी, 2-3 सीट, 2 सीटों पर ही सिरसा और रोहतक में ही मार्जिन बढ़ा है। हिसार और अम्बाला और सोनीपत में जगह मार्जिन नहीं था, थोड़ा सा भी ठीक ढंग से हम मैनेज कर लेते तो जीत सकते थे, कमी रही, आगे सुधारेंगे। तो रोहतक में क्या लग रहा है? 3,45,000 तो कुछ इस तरह से है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मतलब थी नहीं। ऐसा नहीं है, वोट भी आई है हमारी 5 लाख, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं था, 4.5-5 लाख वोट आई हैं। लेकिन चुनाव में एक बार पिछड़ जाते हैं, कुछ दुष्प्रचार हो जाता है और कांग्रेस ने अच्छे हथकंडे अपनाए। उन्होंने 8,500 इंस्टॉलमेंट, सरकार तो आपकी थी सेंटर में भी और स्टेट में। सरकार तो सरकार है, सरकार जो काम करी वो तो लोगों को मिल रहा था। लेकिन कांग्रेस ने झूठी घोषणाएं करके 8.5 लाख 8,000 की इंस्टॉलमेंट कुछ सैकड़ों लोगों को दी भी, हज़ारों लोगों को दी। और उसके बाद लोग उसको ढूंढते फिर रहे कि हर महीने 8,500 खाते में आए। तो कुछ घोषणाएं उन्होंने की। उसके अलावा संविधान का भी जिक्र किया, जो 400 पार के सपने को था, उन्होंने गलत उसमें पार किया। सपना जनता का था, बीजेपी का नहीं था। जनता ने एक नारा लगा था कि बार मोदी जी 400 पार करें। तो इस बार जो है आपके जो बीजेपी के प्रत्याशी थे अरविंद शर्मा, उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के बड़े नेताओं ने उनकी मदद नहीं की। इस बात की समीक्षा तो हुई होगी? ऐसा है, समीक्षा हुई भी है और चलती भी रहती है समीक्षा, कहीं ना कहीं उस बात पर भी ध्यान देंगे। और अरविंद शर्मा जी ने जो बात कही वो तो उनकी अपनी है, उस बात पर पार्टी
चिंता करेगी और पार्टी ने उस पर काफ़ी सोच विचार करती है। हर चुनाव के बाद कहीं कोई कमी रहती है तो उसको पूरा करने का काम करेगी। तो जैसे पार्टी के बड़े नेता हैं जैसे मनीष ग्रोवर है, बाकी मतलब आपको ही पता होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, मदद की कि नहीं की? ऐसा नहीं होता, पार्टी के सब कार्यकर्ता मदद करते हैं और उस बात को हमारे उसमें कहने का कोई औचित्य नहीं है। और हमने कोई भी कार्यकर्ता कोई इस ढंग से जो करता है तो पार्टी जांच का विषय है, पता भी नहीं चलता। ऊपर में कोई कुछ नहीं करता, ना पार्टी में कोई नाराजगी, ना इस तरह की कोई बात थी, लेकिन कोई भी बात है तो पार्टी का काम है जांच कर। तो जांच अभी मतलब जो भी है वो पार्टी के अंदर ही रहेगी, अंदर ही रहेगी और उस पर आप लोग काम करोगे। अच्छा ढक्का साहब, आप इससे पहले जो है दूसरी पार्टियों में भी रहे, तो उन पार्टियों में इस पार्टी की फंक्शनिंग में भी आपने फ़र्क देखा होगा। क्या फ़र्क आपने देखा? कुछ सिमिलरिटीज़ होंगे, कुछ डिफरेंसेस होंगे? ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो जहाँ बात करें तो ये देशभक्ति का जज्बा लेके और देशभक्ति की भावना से देश को सुदृढ़ करने में मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में काम सरकार कर रही है। और कार्यकर्ता समर्पण भाव से, बिल्कुल ईमानदारी से, समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। आपने पता है दूसरी सरकारों में तो कहीं ना कहीं पर्ची खर्ची की सरकारें होती थी तो कार्यकर्ताओं का भी कोई काम हो जाता था, लेकिन यहाँ तो ईमानदारी से जब पर्ची खर्ची के बगैर सरकार काम कर रही है तो कार्यकर्ता ही का त्याग तपस्या है, उसमें नेताओं के अलावा कार्यकर्ताओं का भी त्याग तपस्या है। उसके बावजूद भी कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उनमें देशभक्ति का जज्बा है। इसको आपने समझना पड़ेगा। हम आम जनता कर जनता में आखिरी आदमी जो गरीब और मजदूर और जो बेसहारा है, जो जिसका कोई संभालने वाला नहीं है, परिवार में कोई मुखिया नहीं है, उसका कोई लाभ, वो बड़ा बुजुर्ग हो गया। और बाकी पार्टियों में ये तो पार्टी की तारीफ हो गई, बीजेपी में, बाकी पार्टियों में तो ये आपने सुना है अगर भाई मैं 10 पीढ़ी का जुगाड़ कर दूंगा, हुड्डा साहब कहते हैं मैं 3 पीढ़ी का जुगाड़ कर दूंगा, 4 पीढ़ी का जुगाड़ कर दूंगा। वो कार्यकर्ताओं के जुगाड़ की बात करते हैं। हम जनता को आगे बढ़ाने का, सरकार की योजनाओं को जनता तक एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि लोगों को आगे बढ़ाने का, बेरोजगारी वाला मुद्दा इतना सीरियस मुद्दा है, बहुत बड़ा। और हरियाणा तो ये मानिए कि हरियाणा के युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, बहुत सालों से भर्ती अटकी पड़ी हैं, नई निकलती नहीं है। अगर सबको आगे ले जा रहे हैं तो रोजगार क्यों नहीं है? ऐसा है कि ये भी एक प्रोपेगेंडा है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। 1,40,000 लोकसभा चुनाव तक शुरू होने तक 1,40,000 हरियाणा में, हरियाणा सरकार ने 1,40,000 लोगों को पक्की नौकरी दी थी और 1 लाख के लगभग कच्ची नौकरी जिसको HKRN के तहत वो लगी हुई है। और हरियाणा बढ़ने के बाद 10 साल में पहली सरकार है जिसने इतना रोजगार दिया है। कांग्रेस की तो 10 साल में 70,000 ही नौकरी लगी थी। तो शोर क्यों मचा हुआ इतना? रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। ऐसा है, शोर तो अपोजिशन वाले मचाने का काम नहीं। अगर आप गांव में जाओ तो गांव में सबसे पहला एक सवाल कि रोजगार नहीं है जी, क्या करें जी। तो रोजगार तो जो ना बीजेपी से जुड़े हुए ना आप कांग्रेस से जुड़े वो भी रोजगार के लिए ऐसा है। रोजगार आज के दिन मैं आपको बताऊं, आज के दिन कोई भी आदमी जैसे जमींदार है, वो कोई भी अपने बच्चों को ना जमींदारी में भेजना चाहता ना उसके बच्चे जाने के लिए तैयार है। तो हर आदमी पढ़ते ही 10वीं पास करते ही 12वीं पास करते ही वो रोजगार मांगता है। वरना तो किसान के खेत में भी बहुत रोजगार था, सारा परिवार किसान खेत में काम करता था। अब वहाँ बाहर से दूसरे प्रदेशों से लेबर आके काम कर रही है और किसान के बच्चे रोजगार मांग रहे हैं। तो ठीक है, किसान को MSP दे तो बच्चे लग जाएंगे। ऐसा है, किसान को MSP दी है और इस किसान को 6,000 रुपये, चाहे 1 एकड़ में 4 उसके मालिक बन जाए, 4 आदमी के नाम 1 एकड़ जमीन उतर जाए तो भी 6,000 रुपये सरकार आर्थिक मदद दे रही है। तेल पानी खर्चे पानी के ट्यूबवेल का साल में 6,000 तो बहुत थोड़े होते हैं। नहीं, ये कोई वो नहीं है, ये MSP नहीं है। जो उसकी फसल का भाव है, फसल का दाम है, वो तो हर साल बढ़ रहा है और बहुत अच्छे स्पीड से बढ़ रहा है, बहुत अच्छी रेसों में आज भाव मिल रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि किसान मौज में है? किसान मौज में नहीं हो सकता। किसान की समस्याएं कभी कम नहीं होंगी। किसान हमेशा भी देश की आज़ादी से लेकर आज तक सरकार का काम रोजगार देना है, किसान को मजबूत करना है। इन दोनों चीजों में आपकी पार्टी फेल होती हुई दिखाई? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये कहिए कैमरे पे कि दोनों में मौज है। नहीं, मैं ये कहूँ मौज तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन किसान की इनकम दुगनी और 3 गुना करने के लिए मोदी सरकार ने भरसक प्रयास किए हैं और दुगनी
कई फसलों में तो दुगनी से भी ज़्यादा इनकम हुई है। मोदी सरकार ने 2022 तक कहा था कि किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, क्या हुई? किसानों की इनकम, मैं कह रहा हूँ बहुत सी फसलों पर किसानों की इनकम डबल से भी ज़्यादा हुई, 3 गुना भी हुई। लेकिन किसान की समस्या रहेगी, क्योंकि किसान अनाज पैदा करता है, धरती का चिरा के मेहनत करता है, तपस्या करता है, उसकी और ज़्यादा उसको सुविधा मिलनी चाहिए। विधानसभा चुनाव पे आते हैं। विधानसभा चुनाव में आप जिस इलाके में हो, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो बीजेपी के, यहाँ अभी बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है और कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गढ़ है और जो हवा हम लोग देख रहे हैं वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपने खुद मानी है कि लोकसभा में आप लोगों को एंटी इनकम्बेंसी इसलिए सीट हार गए। अब क्या देखते हैं कि क्या पार्टी पुराने प्रत्याशियों को टिकट देगी या नए लोगों पे दाव खेलेगी? ऐसा है, पार्टी पुराने को भी टिकट देगी, नए को भी टिकट देगी। पार्टी का कैंडिडेट वो होगा जो जीतने की पोजीशन में सबसे बेस्ट होगा। ये पार्टी का होती है, हमेशा विनिंग को ही टिकट देती है पार्टी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुराने को टिकट नहीं मिलेगी, पुरानों को भी टिकट मिलेगी, नए को भी टिकट मिलेगी। सबका समायोजित करेगी, सबको समायोजित करेगी, सबको साथ लेकर चलेगी। नया भी कार्य करता है। नए का क्या है, वो जो पुराना है वो भी कभी नया था, उसको भी तो टिकट मिला था। जो पुराना है वो भी कभी नया था। अच्छा, एक आपकी पार्टी के खिलाफ कहा जाता है कि जाट नाराज हैं। आप तो खुद उस समाज से आते हैं, हालांकि कास्ट की बात ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। राजनीति में तो सभी जो हैं, सभी के लिए एक इक्वल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। कहा जाता है जाट नाराज हैं और इसीलिए लोकसभा चुनाव में आप लोगों की सीट 10 से 5 हो गई है। जाट नाराज हैं, अगर नाराज हैं तो उसको मनाने का क्या प्रयास है? इसका मतलब तो ये लगा लो जाट आज नाराज है। आपने कही 2019 में तो हमारी 10 की 10 सीट आई थी, तो बालाकोट स्ट्राइक हो गई, बालाकोट स्ट्राइक हो गई, नहीं होती तो पता लगा। अच्छा, नहीं 2014 में भी बालाकोट स्ट्राइक, 2014 में भी हमारी 7 सीट आई। बिल्कुल 2014 में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का 10 साल हो चुके थे, एंटी इनकम्बेंसी थी और करप्शन के इतने सीरियस चार्जेस थे, लोगों ने चेंज करने का मन बनाया और विश्वास जताया मोदी सरकार पर। ऐसा है, लोगों ने विश्वास किया, खूब वोट दिया आप लोगों को। ऐसा है, लोग उस करप्शन को भूले नहीं हैं और भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की उस करप्शन को जनता भूली नहीं है। और किसान को उजाड़ने का मैं आपको बताऊं, जिस ढंग से जमीन अधिग्रहण में हरियाणा में घोटाला हुआ, ऐसा देश में दुनिया में कहीं घोटाला नहीं हुआ। ऐसे है कि सबसे पहले नक्शे बना के लीक करते थे, अपने लोगों को दे देते थे। वो हाईवे के साथ जहाँ सड़कें निकलनी होती उसके साथ ज़मीन खरीद लेते थे, फिर वो प्लॉट काटते थे और फिर उस सड़क को बेहाल बदहाल कर देते थे। जी बिल्कुल, जनता के दिमाग में था, इसलिए उनको हराया था। इसीलिए 10 साल से बीजेपी सरकार में है हरियाणा के अंदर। लेकिन अभी 10 साल आप लोगों को ऐसा है, अब जो पीछे मैं आपको बताऊँ, जो मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से पहल की है और किसान मजदूर का बेटा है और ईमानदारी से काम कर रहा है और उसके अच्छे व्यवहार के कारण, मिलनसार व्यवहार के कारण लोगों में बहुत जज्बा है। और आज नायब सैनी जी का, और खट्टर साहब को क्यों हटा दिया? नहीं, खट्टर साहब भी 8.5 साढ़े 9 साल मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री तो ऊपर दूसरे प्रदेशों में बदलते रहते हैं। हर कार्यकर्ता के पास जिम्मेदारी। खट्टर साहब को केंद्र सरकार में बड़ा मंत्रालय दिया है, उनको भी हटाया नहीं है। और किसका कहाँ यूज करना पार्टी का काम है। पार्टी एक एज को देख के आगे बढ़ाती रहती है युवाओं को। अच्छा, नायब सैनी जी युवा है, उनको जिम्मेदारी दिया गया 5-10 साल नहीं काम करेंगे, 10-15 साल। देखो सर, एक तो पार्टी लाइन पे आप जो बात करे हो तो आपका तो कहना बनता है, लेकिन नायब सैनी को मौका शायद इसलिए भी दिया गया है कि जो डोमिनेंट कास्ट हरियाणा की जाट वो तो नाराज हैं, पार्टी ने बरकस प्रयास कर लिया। शायद अभी जाट मानने के मूड में नहीं, इसलिए ओबीसी कार्ड खेला। लेकिन अगर ओबीसी कार्ड खेलना था तो राव इंदर जी जैसा बड़ा चेहरा भी था, उनको मौका नहीं दिया गया। पार्टी के अंदर अभी राविंदर जी तो धर्मवीर अपनी एक खिचड़ी अलग पका रहे हैं। नायब सैनी बहुत शरीफ हैं, बहुत ही सौम्य हैं, बहुत ही मृदुभाषी हैं। बिल्कुल ये बात आपकी सही है। कुरुक्षेत्र से MP रहे, नारायणगढ़ से विधायक रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है अगर उनको उनका फायदा मिलना होता तो लोकसभा मिल जाता। ऐसा है कि मुख्यमंत्री के लिए चुनाव नहीं होता, चुनाव होता है जनता के लिए। मुख्यमंत्री किसको बनाए ये नहीं है। एक फिर भी एक एज ऐसी चीज़ है कि जिसको मुख्यमंत्री बनाए वो अगले 10-15 साल पार्टी के लिए एसेट के तौर पर काम करे। और धर्मवीर जी ये सांसद हैं, राविंदर जी सांसद विधायक नहीं। दूसरी बात यह है
वो केंद्र में मंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी एज भी काफ़ी बेहतर 73 साल हो गई। ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को केंद्र में और ज़्यादा बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। राव साहब बहुत वरिष्ठ नेता, बहुत अच्छा काम कर तो रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने, उन्होंने तो अपना सारा जीवन पार्टी को दे दिया, मतलब राजनीति को दे दिया, और कांग्रेस ने भी 10 साल से है, अब तो मौका दिया। अहिरवाल में तो पावर आई नहीं। कांग्रेस ने तो 5 साल मंत्री बनाया था और 2009 में भूपेंद्र हुड्डा ने राव इंद्रजीत को मंत्री भी नहीं बनने दिया था। उस ढंग से करा। तो उन्होंने और राव साहब भी किया। राव साहब अच्छा काम कर रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज, छोटे मंत्री, छोटा नहीं है, इंडिपेंडेंट वो है मंत्रालय, 2-3 मंत्रालय उनके पास, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खट्टर साहब से सीनियर नेता हैं, खट्टर साहब को बड़ा नेता, टॉप 5 मिनिस्टर में उनको छोटा नेता बनाया। ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री रहने के बाद एक अलग प्रोटोकॉल होता है। उनके भी पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनके भी मुख्यमंत्री वो बड़े परिवार से आते हैं, रामपुरा हाउस से आते हैं। ऐसा है, इसीलिए उनका बहुत बड़ा आधार है और वो पार्टी के लिए एसेट हैं और उनका पूरा सम्मान है। अच्छा, आप मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी हैं, उनके पास प्रदेश अध्यक्ष का भी अभी जिम्मेदारी उन्हीं के पास है, तो चुनाव भी नज़दीक है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है? इस बारे में क्या कहते हैं? ऐसा है कि मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष साहब वैसे तो पार्टी करती है, लेकिन हो जाएगा ये सिस्टम। अभी तो नड्डा जी भी केंद्र में मंत्री भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। किसी का उत्तराधिकारी का चयन करना ये बहुत टफ जॉब होती है और बहुत सोच समझ के, और उसके काम करने के तरीके को, उसकी सहमति, उसके समर्पण भाव को, उसके पार्टी के प्रति जिस ढंग से काम करना, उस सोच को आगे बढ़ा के चले, ये एक अलग काम है। इसमें रिसर्च जारी है, काम जारी है। जब भी उत्तराधिकारी उपयुक्त मिल जाएगा तो कौन कौन हो सकते हैं? ये नहीं कह सकते। पार्टी में कोई भी, भारतीय जनता पार्टी में ये बताया भी नहीं जा सकता। जो आपने पता, राजस्थान में उस शर्मा जी सबसे पीछे बैठे थे लास्ट में, और वो मुख्यमंत्री बना दिए। वो तो प्रदेश के महामंत्री थे संगठन में, उनको तो ये था कि सारे काम की देख रेख, चाय पानी पिलाना, व्यवस्था बढ़ाने में ड्यूटी थी, और वो बना के मुख्यमंत्री बना दिए। तो भारतीय जनता पार्टी में किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी मिल जाए, ये नहीं है। उनके लिए तो सब कार्यकर्ता, अच्छा, बड़ा नेता भी कार्यकर्ता है और छोटा भी कार्यकर्ता। अच्छा डॉक्टर साहब, आप 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके हो, अलग अलग पार्टी में थे शायद, तो कार्यशैली के बारे में थोड़ा सा। ऐसा है कि मैंने चौधरी देवीलाल जी के साथ काम शुरू किया था। तो वो बहुत बड़े नेता थे, बहुत नफीस आदमी थे, बहुत मेहनती थे, और वो सबको साथ लेके चलते थे। चौधरी देवीलाल वास्तव में हरियाणा के बहुत बड़े नेता थे जी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे, और भारतीय जनता पार्टी को, और डॉक्टर मंगल सेन और ये चौधरी देवीलाल की तो जोड़ी जबरदस्त थी। उनको साथ लेके डॉक्टर मंगल सेन जी उस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उसमें भी हम थे। मैं तो कल्याण विधानसभा था, हमारे तो उस टाइम विधायक थे जयनारायण खुलिया जी, मैं उसका इलेक्शन इंचार्ज था 87 में, इनका इंचार्ज था मैं इलेक्शन इंचार्ज। देवीलाल जी के बारे में बता दें, और मुख्यमंत्री आपने काम, चौटाला के साथ काम, साहब उन्होंने भी अपने टाइम में बहुत अच्छा काम किया, वो भी बहुत अच्छा काम किया जी। और खट्टर साहब तो वास्तव में ही खट्टर साहब, हुड्डा साहब के साथ भी काम किया आपने? हुड्डा साहब के साथ कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैं गया जरूर, कांग्रेस में रहा था 2-3 साल, लेकिन हुड्डा साहब के कांग्रेस की कल्चर ज़्यादा हमें पसंद भी नहीं, और हुड्डा साहब ने भी अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं किसी को कहें कि गुण नहीं, लेकिन जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किए वो जग जाहिर है, वो उसको कोई बुला नहीं सकता। खट्टर साहब का तो मैं ये कहूँ, खट्टर साहब के तो मैं फैन हूँ, क्योंकि कोई पहला मुख्यमंत्री हरियाणा बनने के बाद जिसने अपना अधिकार, जो नौकरियों में मुख्यमंत्री की तो थोड़ा चलती थी, जो उन्होंने अपना अधिकार मेरिट पर आधार पर नौकरी देखे और अपनी कलम से एक भी नौकरी लगाई, वो और मुख्यमंत्री तो कहते थे, भूपेंद्र हुड्डा कहता था मैंने इस हल्के में, इस गांव में 20 नौकरी लगा दी, और मनोहर लाल खट्टर जी कहते थे कि इस गांव में बच्चों ने काबिलियत से 50 नौकरी पाई है, पर मैंने एक भी नहीं लगाई, बच्चों ने अपनी काबिलियत से पाई। नायब सैनी जी भी उसी लाइन पर आगे चल रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं और मेरिट के आधार पर नौकरी देंगे।